सभी को राधे राधे सभी को। चलिए भाई, बताइए। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है? जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है? केवीएस एनवीएस में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई टीचिंग एग्जाम में, उनको कवर करेंगे वन बाय वन एक मैराथन क्लास के रूप में। तो आज की क्लास रहेगी भाई वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड। तो चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम करेंगे भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी को। किसको करेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सभी को राधे राधे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाई फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टॉपिक है भाई इसका। ये जो क्वेश्चन है ईएमआरएस के पेपर में भाई पूछा गया था 2023 में। अजय जी, स्वागत है आपका। जय माँ सरस्वती। चलिए भाई देखिए, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक टीचिंग एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? मंगल है, शनि है, बुध है, शुक्र है। तो इसका जो आंसर है वही बताइए क्या आएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस ग्रह में, है ना, चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? बी। ठीक है, शनि। क्या है भाई? शनि में आएगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। आइए पढ़ते हैं, देखिए। बिल्कुल, शनि ग्रह के पास हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा है। मार्च 2025 तक, ध्यान दीजिए कब तक? बिल्कुल मार्च 2025 तक शनि के 128 नए चंद्रमाओं की खोज की पुष्टि हुई है, जिससे इसकी कुल संख्या 274 हो गई है। और बृहस्पति के पास कितने हैं भाई? 95 हैं, जो कि दूसरे स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं भाई? शनि के। और उसके बाद किसके हैं भाई? बृहस्पति के हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन। ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को कितने दिन में कितना समय लेता है पूरा करने में? परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेता है? 225, 360, 100 और 150। हर हर महादेव भाई। पूजा जी, परवीन जी, स्वागत है आप दोनों का। दांगी जी, आपका भी स्वागत है भाई। बताइए, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लेता है? ए और बी नहीं भाई, इसका आंसर आएगा 225। कितने दिन लेता है भाई? 225 दिन लेता है। ठीक है, देखिए शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा को कितने दिन में भाई? 225 दिनों का समय लेता है। और दूर सूर्य से दूरी के क्रम में यह दूसरा ग्रह है शुक्र। पहला कौन सा है? बुध है। ठीक है, और पृथ्वी से कुछ समानता रखने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल भाई अमित जी, स्वागत है भाई। क्या बात है, कहाँ गायब हो रखे हो? चलिए भाई, डैश चट्टान या धातु के बड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। तो धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या बोना ग्रह। चट्टान या धातु के बड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? थर्ड। थर्ड का आंसर बताइए क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ओके, बिल्कुल भाई, जवाब दो फटाफट। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? चट्टान या धातु के बड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बी नहीं कहेंगे भाई, इसका आंसर क्या आएगा? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? डी। तुक्का नहीं चलेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सीरियस हो जाइए। ठीक है, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। ग्रुप डी की आएंगी सबसे पहले वैकेंसी, और साथ में क्या होगा भाई आपका, है ना, फिजिकल भी चलेगा साथ के साथ आपका। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सीरियस हो जाइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपके उसमें भी आ सकता है। ठीक है, जीएस, जीएस का पार्ट है एक तरह से। ये लगाइए, देखिए पढ़िए, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है भाई फोबोस और डिमोस हैं। बताइए फोबोस और, ओके ठीक है। चलिए देखिए, फोबोस और डिमोस हैं मंगल के दो चंद्रमा, बृहस्पति के दो चंद्रमा, शुक्र के दो चंद्रमा या बुध के दो चंद्रमा। तो ये जो क्वेश्चन है किसमें पूछा गया है भाई? डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। बिल्कुल, मंगल के क्या है? ये दो चंद्रमा है। कौन? फोबोस और डिमोस मंगल के क्या है? दो चंद्रमा है। लीजिए भाई देखिए, फोबोस और डिमोस मंगल के दो चंद्रमा है, जिन्हें 1877 में खोजा गया था। और एक और चीज, फोबोस का जो व्यास है केवल कितना है भाई? 22 किलोमीटर। और डिमोस का जो व्यास है वो कितना है? 12 किलोमीटर है। और बुध और शुक्र के कोई क्या है भाई? उपग्रह नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, जस्ट 1 मिनट। वेरी गुड।
निम्नलिखित में से चयन करें। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जूनियर ट्रांसलेटर 2025 में और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऐसे रिपीट होते हैं। तो क्या बता रहे हो, देखो क्या बता रहे हो भाई, शुक्र बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शुक्र। ठीक है, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल शुक्र। ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इनमें से शुक्र आएगा भाई। क्या आएगा? शुक्र। लीजिए, सौर मंडल का सबसे ग्रह है ना गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, ठीक है, किसका? सांझ का तारा या भोर का तारा के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा है। बुध एवं शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखना, किसके? शुक्र के और बुध के। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ये जितने भी फैक्ट बता रही हूँ ना, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ, लेकिन सुनिएगा बिल्कुल। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शूद्र अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब ये गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नंग आंखों से क्या है भाई देख सकेंगे? इरोस, एपोफियस या फिर बेनून या फिर सेरेस। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है, इनमें से कौन सा शूद्र है जो अगले 10 वर्ष में पृथ्वी के पास से गुजरेगा? ठीक है, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। एपोफियस क्या है भाई? एपोफिस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह है जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा है। ओके, और वर्ष 2021 में भाई 4 में खोजे गए इस क्षुद्र ग्रह का नाम, ठीक है, नाम देखिए हिंदी में क्या है भाई? अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है। हाल ही में देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्षुद्र एपोफिक के कारण आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी को कोई नुकसान होने की संभावना को क्या कर दिया भाई? खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है, इनमें से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है भाई बताइए, कौन सी है? इनमें से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? ये जो क्वेश्चन है देखिए 2025 में और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में। एक बार डीएसएसबी में, एक बार किस में पूछा था भाई? केवीएस में। तो इनमें से ऐतिहासिक खोज कौन सी है भाई? क्या बता रहे हो? बी अगेन। वेरी गुड भाई, दिलसेठ जी स्वागत है आपका। ओके भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, सुमन जी आपका भी स्वागत है। इसका आंसर बी आएगा भाई, है ना। सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना तेज घूमती है भाई। ठीक है, लीजिए आइए पढ़ेंगे। देखिए नवीनतम ऐतिहासिक खोज, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखिए 2025 में आया था। अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने एक नवीनतम ऐतिहासिक खोज की जिसके अनुसार सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। सूर्य एक तारा, इसके चारों ओर उपस्थित वायुमंडल को क्या कहते हैं भाई? है ना, कोरोना कहते हैं। और सूर्य के कोर का तापमान लगभग भाई कितना? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा बताना है। बृहस्पति है, यूरेनस है, शुक्र है, नेपच्यून है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मोनिका जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भाई। बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है भाई? क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ए आएगा। ठीक है, बृहस्पति है। क्या है भाई? बृहस्पति। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। देखिए सौर मंडल का सबसे, यह सूर्य से दूरी के अनुसार तो 5वां है और सूर्य की परिक्रमा भाई 11.9 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, और अपनी दूरी पर चक्कर भाई 9 घंटे 55 मिनट में पूरा करता है। और इसका जो घनत्व है 1.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के का कितना है भाई? 5 गुना अधिक है। और इसका उपग्रह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा भाई? गैनीमीड। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? अभी पढ़ा था देखिए, बृहस्पति को, मंगल को, बुध को, शुक्र को। तो किसे कहा जाता है भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? शुक्र आएगा भाई। शुक्र को क्या बोला जाता है? भोर का तारा। और शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है। इस ग्रह का जो नामकरण है प्रेम और सौंदर्य की, है ना, ये ध्यान रखिए भाई, रोमन देवी विनस के नाम पर हुआ। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है और इसे भोर का तारा या शाम का तारा, है ना, कहा जाता है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे उर्स मेजर या फिर ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? तो बताइए उसमें कितने होते हैं भाई?
7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे या 10 होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है उस मेजर या फिर ग्रेट बियर के नाम से, तो जिसे सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई सप्तऋषि जैसे कि नाम से ही है। ठीक है भाई, ओके भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा भाई। क्या आएगा, 7, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसके जो जो नाम है उससे मेजर ये भी पूछा जा सकता है, ग्रेट बियर को कौन सा बोला जाता है, उसमें कितने हैं, तो सब आपको जितने इफेक्ट हैं पता होने चाहिए भाई। लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। पृथ्वी लेती है, बृहस्पति लेता है, मंगल लेता है या शुक्र लेता है, कौन सा लेगा भाई सबसे ज्यादा, बताइए, है ना। 11 का जो क्वेश्चन है क्या आएगा, निम्नलिखित में से सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक कौन लेगा भाई, है ना। ओके, वेरी गुड भाई, चलिए बताइए क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट बी आएगा, बृहस्पति। क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रदीप जी आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है, इसके ग्रहों की कुल संख्या कितनी है भाई, 8 है, जो सूर्य से बढ़ते क्रम में इस प्रकार, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूर है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, बृहस्पति को। तो एक चक्कर लगाने में देखिए कितने भाई, 11.9 वर्ष लगते हैं। ओके, और इसकी नेक्स्ट है भाई, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीक होता है, बताइए भाई कौन सा लाल होता है भाई, दीक्षा जी, महादेव, अच्छा महादेव जी स्वागत है भाई आपका। चलिए, बिल्कुल भाई, दांगी जी आपका भी स्वागत है, वजीर जी आपका भी स्वागत है भाई, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। तो बताइए, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीक होता है, तो कौन सा होगा भाई, मंगल, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, मंगल आएगा, नो डाउट। लाल ग्रह कौन सा है भाई, मंगल कहा जाता है, क्योंकि आयरन, ये भी ध्यान रखना किस वजह से, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी सतह क्या होती है, लाल होती है, रीजन भी पता होना चाहिए। ओके, गुरु ग्रह के अधिकतम चांद 2023 तक कितने थे भाई, बताइए गुरु ग्रह के। ठीक है, तो गुरु ग्रह के 4 थे, 24 थे, है ना, 64 थे या 84 थे, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दो फटाफट। ठीक है, और अब कितने हो गए हैं, वर्तमान में कितने हैं इसके, वर्तमान में 79 है, कितने हैं भाई, वर्तमान में 79 है। ठीक है, 84 नहीं है भाई, 64 थे। ठीक है, 2013 इसके कितने थे, 64 थे, कितने थे 64, अब कितने हैं 79, कितने हैं 79। ठीक है, चलिए लीजिए भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट, देखो, गुरु ग्रह के अधिकतम चांद या उपग्रह 2013 तक 64 है, और गुरु ग्रह को बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे ग्रह है। और देखो वर्तमान में कितने हैं भाई, 79 है, वर्तमान में कितने हैं 79 है। और सबसे ज्यादा शनि के हैं, सबसे ज्यादा किसके हैं, शनि के, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, शनि के सबसे ज्यादा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, तो बताइए भाई कौन सा लेगा, फिर से आ गया, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, 2015 में पूछा गया, बिल्कुल शनि के ज्यादा है, बिल्कुल, वेरी गुड भाई पूजा जी। ठीक है भाई, इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, सारे के सारे सही बता रहे हो। ठीक है, कितना भाई, 11.9 वर्ष लगते हैं। और ये अपनी दूरी में एक चक्कर कितने में पूरा करता है भाई। ठीक है, अब ये अपनी दूरी पर सबसे तेज, ज्यादा तेज गति से घूमता है, कितनी में भाई, 9 घंटे 55 मिनट में पूरी कर लेता है। ठीक है, ओके, ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल गिना मिनट बिल्कुल सबसे बड़ा है, बिल्कुल नो डाउट जी, वजीर जी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ठीक है, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं, बताइए, आकार, गुणन, तापमान और बुरे लोग। ठीक है, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं, किस चीज के कारण होते हैं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, गुणन आएगा भाई। ओके, देखिए, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर भाई पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, लट्टू की भांति घूमती है, और इस गति को गुणन गति या दैनिक गति कहा जाता है। इसी के कारण क्या होते हैं भाई, दिन रात होते हैं, और पृथ्वी का स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसीलिए जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, जो हिस्सा सूर्य के पीछे होता है वहां क्या होता है भाई, रात होती है। पृथ्वी का आकार बताइए, गोलाकार है, वृत्ताकार है ना, या फिर जियोड है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ, ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, अच्छा जी, ठीक है भाई अमित, चलिए
ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। ठीक है। ओके। अरे क्या? ओके, आई सी। चलिए भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। ठीक है भाई। आप ठीक तो हो गए ना? चलिए भाई, आज चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? पृथ्वी का आकार देखिए जियोड है, और टोलमी ने 1543 ईस्वी में भू केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। और कोपरनिकस ने भाई सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्त ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। पृथ्वी सौर मंडल के आकार में भाई कौन सा पांचवा सबसे बड़ा क्या है भाई? ग्रह है। सौर मंडल में आकार में है पांचवा सबसे बड़ा। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा। ओके, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट। पृथ्वी का वह स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है। पृथ्वी का वह स्थान जहां दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरा वर्ष एक समान रहती है, वह है कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर और मकर रेखा पर। तो कहाँ पे रहती है भाई पृथ्वी का वह स्थान जहां? ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, भूमध्य रेखा पर। किस पर भाई? भूमध्य रेखा पर। देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह स्थान है जहां दिन रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहती है। ओके, क्यों भाई? क्योंकि प्रकाश वर्ष सदैव इसे दो बराबर भागों में क्या है भाई? बांटता है। देखिए, प्रकाश वर्ष सदैव इसे दो बराबर भागों में बांटता है, और विषुववर्त रेखा जिसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। नेक्स्ट है भाई 18th क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बताइए किस चीज के कारण होगी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? इसका जवाब दीजिए फटाफट। ओके, ठीक है भाई। क्या आएगा? बिल्कुल इसका आंसर रहेगा भाई बी आएगा। क्या आएगा? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। ठीक है, अभिकेंद्रण बल। क्या आएगा? अभिकेंद्रण बल के कारण। लीजिए, आइए पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रित बल के कारण होती है। अभिकेंद्रित बल से तात्पर्य ऐसे बल से जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ में घूमने में मदद करता है। ओके, इसके और उदाहरण देखिए। गोल घूमते, है ना, झूले पर बैठे लोग, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, है ना, इस प्रकार से भाई। और भी हैं, पढ़ना चाहें भाई पढ़ लेना। लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय डैश से आगे है। 2 घंटे साढ़े मतलब 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो आंसर भी बताइए क्या आएगा? ठीक है, भारतीय मानक समय। ठीक है, ओके, डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? डी, 5 घंटे 30 मिनट। कितने भाई? 5 घंटे 30 मिनट। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये ध्यान रखना भाई, इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत में इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरने वाली 82.82 पूर्वी देशांतर, यहाँ ध्यान दीजिए, पूर्वी देशांतर आना चाहिए। ठीक है, साथ में के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना गया है। यह ग्रीनविच माध्यम से कितने भाई? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा इनमें से किसके निकट सर्वाधिक अधिक होती है? मकर रेखा के, कर्क रेखा के, ध्रुव के, भूमध्य रेखा के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा इनमें से किसके सबसे निकट होती है भाई? सर्वाधिक भूमध्य रेखा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? भूमध्य रेखा। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ओके, ठीक है भाई। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर देखिए किरणें सीधी पड़ती हैं। ओके, यहाँ सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा सबसे ज्यादा है, और दिन रात भाई क्या होते हैं? इस पे बराबर होते हैं। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए। उष्ण कटिबंधीय इनमें से किन अक्षांशों के बीच है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? उष्ण कटिबंधीय बंधीय की। लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट भाई। उष्ण कटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? उष्ण कटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच होता है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ओके, ठीक है भाई। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट एक्सप्लेन करती हूँ अभी।
ठीक है, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। और इन आयन वर्तों के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष में 2 बार शीर्षक पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव क्या रहता है भाई, गर्म रहता है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? तो बताइए भाई, अभी बताया था मैंने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। पूरब तो सब में लिखा हुआ है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन डिग्री का बताइए, डिग्री कितनी आएगी? ओके, बी, बिल्कुल भाई, है ना, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो ग्रीनविच समय से कितने भाई, 5.5 घंटे आगे है। और 5 राज्य भाई, ये ध्यान देना भाई यहाँ पे प्लीज। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसे कर्क रेखा 8 उससे गुजरती है ना, इसी प्रकार से जो ये मानक रेखा देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आपसे नहीं करके पूछा जाता है ज्यादातर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, यहाँ अक्षांश रेखाओं की बात हो रही है। 89 होगी, 90 होगी, 91 होगी या 180 होगी? तो अक्षांश रेखाओं की बताइए कितनी होगी भाई, है ना, यदि 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। ओके, 89, वेरी गुड भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, है ना, 89 होगी। कितनी होगी, 89, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 89। जो यहाँ पे पूछा है, तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी संख्या कितनी होगी, उत्तरी गोलार्ध में कितनी होगी? लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, 89 आएगा। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे है अक्षांश रेखा, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में भाई 89 अक्षांश समांतर होते हैं। इस प्रकार से विषुवृत्त रेखा को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 है। कितनी है भाई, 179 है। ओके, चलिए भाई डिसेंट जी, स्वागत है आपका भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। देखिए, देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। आदि रेखा के पूर्व अथवा पश्चिम, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, आदि रेखा के केवल पूर्व, आदि रेखांश के केवल पश्चिम देशांतर कोणीय दूरी को मापता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बता रहे हो, ए, इसका आंसर ए होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बी नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम, ठीक है, कैसे, देखिए गलत हुआ है तो पढ़िए, देश के मध्यम भाग से गुजरने वाली रेखा देशांतर क्या है भाई, देशांतर रेखा है। यह एक भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी बिंदु की पूर्व पश्चिम की स्थिति को क्या करता है भाई, व्यक्त करता है। किस चीज को, पूर्व और पश्चिम को। ओके, और यह कोणीय माप डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है और लैम्डा द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा भाई, लैम्डा के द्वारा। लीजिए भाई, इनमें से किस घाटी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? भाई घाटी पूछी गई है, बताइए कौन सी घाटी है? मलका की घाटी है ना, हारमूज की घाटी है, या बेरिंग की घाटी है, या टोरेंस की घाटी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इनमें से किस घाटी से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो आपको इसी प्रकार से सबके सब वो भी पता होने चाहिए स्टेट। इसी प्रकार से आपको घाटी पूछी गई है, तो घाटी क्या आएगी भाई इसमें? ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बेरिंग की घाटी। क्या आएगी भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। आइए लीजिए भाई, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से 180 डिग्री, है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की घाटी से होकर गुजरती है। घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घटाते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, बताइए, दो देशांतर रेखाओं के बीच में समांतर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में बताइए, 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, 4 मिनट का, या 15 मिनट का? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ये मान लीजिए एक है ना, तो क्या आएगा भाई, 4। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच समांतर कितना है भाई, 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, सारे के सारे, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना,
देखिए ग्रीनविच रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है और दो पूर्व और पश्चिम में बांटती है। इस रेखा के पूर्व दिशा में 180 देशांतर और को पूर्वी देशांतर, देखिए पूर्वी दिशा में स्थित 180 देशांतरों को पूर्वी देशांतर और 180 देशांतरों को पश्चिम देशांतर कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अतः ए पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी है ना एक देशांतर तय करने में कितने मिनट का समय लगाती है? ठीक है, 4 मिनट का। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे है, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा? बताइए। जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, कितना होगा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। 2 PM होगा। कितना होगा भाई? 2 PM होगा। ठीक है, 2 PM। तो आप देखिए 20 पूर्वी देशांतर पर, आइए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, देखो प्रत्येक देशांतर का 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। 20 पूर्वी देशांतर और इसमें कितने का अंतर है भाई? 60 डिग्री का अंतर है। तो 60 गुणा में 4 यानी कितने हो गए भाई? 240 मिनट हो गए, जो कि 4 घंटे के बराबर है। तो 80 पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान यानी कि कितना हो गया? 4 घंटे। 4 घंटे बोले तो इसे आगे ले जाइए, कितना आ जाएगा? 2 बज गए 10 के बाद, है ना। 10 में अगर आप 4 घंटे ले जाओगे आगे तो कितना हो जाएगा? 2 PM हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आ गया भाई स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन 28। बताइए भाई कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है? तो कितना है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2.7 है, 1% है, केवल 70 है, केवल 30% है। ओके, चलिए भाई क्या बता रहे हो? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 1% से कम। क्या है भाई? 1% से कम है। ठीक है, ओ माय गॉड। लीजिए भाई, कर लीजिए गल। ठीक है, देखिए कितना प्रतिशत भूजल मानव के उपयोग के लिए, मानव के उपयोग के लिए कितना है भाई? ठीक है, 1% से कम है। ओके, लीजिए देखिए 2023 में आया था कि EMRS के पेपर में। देखिए पृथ्वी पर कुल जल का भाई 3% केवल मीठा पानी है। 3% मीठे पानी में अधिकांश बर्फ और ग्लेशियरों में जमा है। मानव उपयोग के लिए उपलब्ध मीठे जल की मात्रा 1% से कम है, जिसमें भूजल भी क्या है भाई? शामिल है भाई। पूनम जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन का वेग कम होने से वायु का दाब कम हो जाता है, वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब स्थिर रहता है, वायु का दाब थोड़ा बढ़ता है फिर कम होता है पवन का वेग कम होने से। तो जब पवन का वेग कम होगा तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, बताइए। ओके, इसका आंसर रहेगा बी रहेगा भाई, वायु का दबाव बढ़ता है। जब पवन का वेग कम होगा तो वायु का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, उच्च देखिए दाब से निम्न वायु की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, पहली चीज। और पवन का वेग कम होने से वायु का दाब बढ़ जाता है, जबकि वायु का वेग बढ़ने से वायु दबाव क्या हो जाता है भाई? पवन का वेग बढ़ने से वायु दबाव कम हो जाता है और पवन का वेग घटने से वायु दबाव बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लगा लीजिए। ठीक है भाई, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास, लीजिए 30 क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। दो यहाँ पे कथन दिए गए हैं भाई। क्या दिए गए? कथन। सही का चुनाव करना है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिए गतिशील पवन को वायु कहते हैं, बताओ भाई क्या सही है? अब गतिशील पवन को वायु कहते हैं। दूसरा है पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। अभी पढ़ के आए हैं तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। अंकित जी स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, है ना। दोनों के दोनों राइट कैसे होंगे मोनिका जी? एक बात बताओ, दोनों के दोनों क्या है? गलत हैं। अभी तो पढ़ के आए हैं इसके बारे में, पवन के बारे में। देखो अगर पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दबाव कम होगा। उल्टे हैं, मैंने अभी तो बोला था ये उल्टे हैं। ठीक है, अगर पवन का वेग बढ़ेगा तो वायु दबाव कम होगा और पवन का वेग घटेगा तो वायु दबाव बढ़ेगा। ओके, तो दोनों कथन गलत है भाई। इसका आंसर बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए इस प्रकार से देखिए। और देखिए पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का बढ़ने से वायु दाब घटता है। ओके, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। स्थानीय, मौसमी और क्या है भाई? स्थायी पवने, स्थायी पवने, मौसमी और स्थानीय। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? दोनों गलत। ठीक है,
थ्योरी मतलब जब ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो अब आप सुन नहीं रहे, मतलब पिछला ही क्वेश्चन अभी गलत हो रहा है, सोच के देखिए ना। नेक्स्ट है भाई, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अभी है। देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी है भाई। सर्वाधिक अभी ईस्ट है, समताप है, ताप है, आयन है, बहीमंडल है। तो क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर ए बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो, ए। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, समताप मंडल आएगा भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। लीजिए, समताप मंडल बिल्कुल करेक्ट है, जो 12 से क्या है भाई 50 किलोमीटर तक, है ना, ओजोन के घर के रूप में जाना जाता है। देखिए, सप्ताह मंडल पृथ्वी की ओजोन के घर के रूप में जाना जाता है। सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप डैश नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर, सिंधु पर, गंगा पर, गोदावरी पर, है ना। बिल्कुल भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई, शाबाश, है ना। किस पर है, ब्रह्मपुत्र पर, बिल्कुल, है ना, नाम बता सकते हो। और यहाँ पे बात हो रही है, देखिए, है ना, सबसे बड़ा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2022 में अलग अलग शिफ्टों में आया हुआ क्वेश्चन है, और भाई आ सकता है आगे भी। और इस द्वीप का नाम ध्यान कीजिए, माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में के मध्य है, और 880 वर्ग किलोमीटर के क्या है भाई क्षेत्र में फैला हुआ है, और देवरी और मिजिजिंग जैसी जनजातियों का घर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान क्या है भाई माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे सही बता रहे हो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई आपके, ना केवल इसमें ग्रुप डी और इनमें सब में भाई, ये मत मानिए, आपकी टीचिंग के लिए है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, है ना। इंग्लिश चैनल डैश को अलग करता है, तो बताइए भाई, जो इंग्लिश चैनल है, पहली चीज तो, है ना, किस चीज को अलग करता है बताओ। उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी स्विट्जरलैंड को, 2022 में पूछा गया, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को। क्या बता रहे हो, बी। वेरी गुड भाई, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए, इंग्लिश चैनल अंटार्कटिक महासागर का एक हिस्सा है, जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट, है ना, ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और एक और भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो मिहिर सेन है, अंग्रेजी चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। कौन, मिहिर सेन, और इन्हें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे भाई, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, और यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी है, और यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गोदावरी है, फलाई है, या गंगा है, या सिंधु नदी घाटी नदी, सिंधु नदी डेल्टा है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर सी आएगा। क्या आएगा, सी, गंगा, गंगा गंगा आएगा, गंगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, गंगा। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी है, कौन सी है भाई, और बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशिया क्षेत्र में है। ठीक है, कौन सी है भाई, गंगा डेल्टा। लीजिए, इस प्रकार से देखिए, डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के, है ना, निक्षेपण की विशेषता है। यह वेटलैंड्स है, जिसमें नदियां अपना जल और तलछटी किसी अन्य जल निकाय जैसे महासागर, झील, दूसरी नदियों में प्रवाहित करता है। गंगा, देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो अधिकांश बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदर गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मैग्रो क्षेत्र भी शामिल है। ये जितने भी हैं भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप है ना, या फिर क्या आएगा भाई बताइए, इसका जो आंसर है। ठीक है, बैरन द्वीप आएगा, या मिनिकॉय द्वीप आएगा, या अमेंडीवी द्वीप आएगा। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बताइए, डी आएगा भाई। क्या आएगा, बैरन द्वीप, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। ठीक है भाई, लीजिए, 2025 और 2022 में रिपीट क्वेश्चन है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप है। 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 2005 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी फट गया था। तब से यह अनियमित गतिविधियां दिखा रहा है भाई। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कैरोल रीफ तंत्र है भाई। कौन सा है, देखिए, न्यू कैलेडोनिया रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ है, या फ्लोरिडा रीफ है, या रेड सी
रेड सी कोरल रीफ है। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू अंकित जी। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही बताया प्रदीप जी, है ना। ग्रेट, बिल्कुल ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा। देखिए भाई यहाँ पे लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 37, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सारामाती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? निम्नलिखित में से कौन सी सारामाती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? या सरावतमती, ठीक है, सरामती। बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, कौन सी है? हिंदू कुश है, या कराकोरम है, या पूर्वांचल है, या हिमाचल है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ए, ओके, इसका आंसर है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, सी। ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है देखिए 2022 में पूछा गया है, जो सारामती है ना, सरामती, एक मिनट रुकिए भाई, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई देखिए, भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह भारत की म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। इसकी मूल पर्वतमाला भाई पूर्वांचल पर्वतमाला है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हिंदू कुश कहाँ पे है? देखिए हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, कराकोरम भारत, चीन, पाकिस्तान। हिमाचल भारत, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे ध्यान रखो। ओके, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए किस स्थान पर है भाई? सबसे गहरा पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 38 का। ठीक है, 38 का क्या आएगा भाई? बताइए हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जिस, है ना, किस स्थान पर है? क्या आएगा भाई? शायद क्या है? ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? बी आएगा। ओके, जावा, जावागत के रूप में भी जाना जाता है इसको। ठीक है, लीजिए भाई अब पढ़ेंगे इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू के जरिए हमारी थ्योरी भी हो रही है एक प्रकार से। देखिए हिंद महासागर का सबसे, है ना, गहरा बिंदु सुंडा ग्रत है। ओके, जिसे जावा ग्रत के रूप में भी जाना जाता है। यह जावा के पास हिंद महासागर में है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। लीजिए, जहां कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह प्रतिरूप विकसित होता है? तो कौन सा होता है भाई? इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? यहाँ पे पूछा गया है जहाँ कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, वहां निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह प्रतिरूप विकसित होता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, जालीनुमा अप्रवाह प्रतिरूप। ठीक है, क्या आएगा? जालीनुमा, जहां पर कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, वहां जालीनुमा अपरवाह प्रतिरूप विकसित होता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने, कौन सा सही है? क्या है यहाँ पे? क्या पूछा गया? कौन सा सही है? दो आपको कथन दे रखे हैं, इनमें से ये पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। देखिए, लेबोडोर महासागरीय धाराएं, है ना, महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। ठीक है भाई, जहाँ गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। बिल्कुल बनता है, जहाँ गर्म और शीत जल धाराएं मिलती है ना, वहाँ पे कैसा बनेगा भाई? कोहरे वाला मौसम बनता है। बिल्कुल ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या हैं भाई? सही हैं। दोनों क्या हैं? सही हैं, बिल्कुल सही बता रखे हैं भाई। जैसे जैसे आप कथन पढ़ते हो ना, वैसे ही अनुमान लगा लिया करो सही है या गलत है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? बताइए इनमें से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। ठीक है, ये पिछले वाले का बता रहे थे भाई। हाँ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। लीजिए, कैरूगलन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2200, है ना, 2200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है, गहरे पानी में है, और यह दक्षिण हिंद महासागर में अंटार्कटिक प्लेट पर है। नेक्स्ट है भाई कथन, बताइए कौन सा सही नहीं है? पॉइंट भी नोटेड। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कौन सा सही नहीं है? ठीक है,
ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है, दो कथन है सही नहीं है वो पूछा है। देखिए पढ़ते हैं। पहला, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई, और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल भाई, यहाँ गर्मी होती है, गर्म धाराएं होंगी तो कहाँ की ओर जाएंगी, ठंड की ओर जाएंगी, ध्रुवों की ओर जाएंगी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके। और गल्फ स्ट्रीम शीत जल धाराएं होती है, नहीं 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 भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ना, क्या आएगा, बोथ नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा केवल, है ना। ये फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। सेकंड किस में दे रखा है, सी में, किस में दे रखा है, देखो 2025 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और देखिए इसने क्या बोला था, जो गल्फ स्ट्रीम है वो शीत जलधाराएं हैं, देखिए क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, बताइए भाई क्या कहलाता है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या सुनामी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या सुनामी। क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सही है, नहीं तो बता। ओके भाई, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ज्वार भाटा आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी, ज्वार भाटा। लीजिए, महासागर में 24 घंटे के भीतर 2 बार क्या आता है भाई, ज्वार भाटा आता है। ओके, समुद्री जल का ऊपर की ओर उठने को ज्वार और नीचे की ओर गिरने को भाटा कहा जाता है। 2 बार ज्वार आने के मध्यम 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है, और विश्व का सबसे बड़ा ज्वार, है ना, फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्यतः 20% नीचा होता है, और पूर्णिमा और अमावस के दिन महासागरों में दीर्घ क्या आता है भाई, ज्वार आता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। ये जितने भी फैक्ट है ना भाई, सब के सब ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। जब भी पढ़ो तो पूरे अच्छे से और समझ के पढ़ो भाई। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सतलुज और काली नदियों के बीच, है ना, ध्यान से देख के देना जवाब, कौन सा सही पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा सही है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच शीत हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, बिल्कुल भाई, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हिमालय के सबसे भारी श्रृंखला को नीम हिमालय कहा जाता है, नहीं भाई, क्या कहा जाएगा भाई, जो सबसे बाहर है उसको क्या कहा जाएगा, सबसे भारी को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, पहला ठीक है केवल, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, हिमालय की नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर कितने भाई, देखिए 4 भागों में, कितने भागों में, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलुज के बीच में, कुमाऊं हिमालय आएगा सतलुज से काली नदी, और नेपाल आएगा काली नदी से तीस्ता, और असम आएगा भाई तीस्ता से तिहांग बोले तो ब्रह्मपुत्र। ओके, ये 4 में कथन एक सत्य है। और हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक का विकास हुआ है। कथन सेकंड क्या है, असत्य। ओके भाई, वाई नॉट। चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे भाई, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं है, फिर मैराथन क्लास का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है, पूर्वी घाट का पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। देखिए कौन सा कथन सही है, देखिए जो एक स्थलीय भाग है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे बिल्कुल प्रायद्वीपीय कहते हैं, लेकिन पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर अनामुडी नहीं है, अनाई मुड़ी नहीं है, ये गलत है। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है, सी आएगा बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है भाई, देखिए यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो क्या आएगा, ए सही आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई डैश है, 4000 है, 6000 है, 5000 है, 8000 है। ओके भाई बताइए पूनम जी, चलिए बताइए क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर आंतरिक हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, 4000 है, 6000 है, 5000 है या 8000 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, के बी आएगा, बी। कितना है भाई, आंतरिक हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है भाई, कितनी है,
6000, कितनी है भाई 6000 मीटर। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जबकि चौड़ाई 120 से 192 किया है भाई किलोमीटर है। ये भी चौड़ाई भी ध्यान रखना, चौड़ाई 120 से 192 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से एवरेस्ट की कितनी है भाई 8848.86 मीटर, और कंचनजंगा भाई कितना है 8586। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाता है भाई बताइए। जो भाग ऊपर उठता है उसको क्या कहते हैं भाई, ठीक है। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। जो ऊपर उठे ब्लॉक है उसको क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे। ए बता रहे हो भाई, ए नहीं आएगा इसका आंसर, ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा। और नीचे लिखिए, ध्यान से देखिए, नीचे दसे भाग को है ना ग्रेबन कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा तनाव मूलक बल के कारण होता है। इसके उदाहरण भाई देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। और कौन सा है अपने, अगर इंडिया की बात करूं तो सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसका उदाहरण लीजिए भाई। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे डैश कहा जाता है। तो बताइए, जीव मंडल, सौभ मंडल, पारिमंडल, स्थल मंडल, ठीक है भाई। पारिमंडल को इकोस्फीयर बोलेंगे भाई। तो इसका जो आंसर है बताइए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा क्या, जीव मंडल बोलेंगे। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुमन। स्थल मंडल क्या बोलेंगे, स्थल मंडल, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा देखिए, स्थल मंडल आएगा। ध्यान दीजिए, पॉइंट पे नोटेड भाई जितने भी बच्चे, बिल्कुल। इसका आंसर देखिए, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ओके। और पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल है और 29% पर भाग पर स्थल मंडल है। स्वागत है भैया आस्था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है। तो बताइए भाई, किस की सबसे कम है भाई, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, क्या आएगा, डी। लो भाई, केरल राज्य में है। ये कहाँ पे है, केरल राज्य में है। ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है भाई। ध्यान दीजिए, कौन सी नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। और इनके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे ही चीन में अलग नाम से बोलते हैं इसको, और भारत में अलग नाम से बोलते हैं। भारत में भी जैसे प्रवेश करेगी तब क्या बोलेंगे, उसके बाद हम असम में प्रवेश करेगी तब क्या बोलेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब क्या बोलेंगे। ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, है ना। चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो 50 का आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए नहीं आएगा भाई। इसका आंसर है ना, क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी आएगा। यहाँ पे नदी पूछी गई है कौन सी है, ठीक है। आइए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और देखिए, ये इसका प्रवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है और 916 किलोमीटर बहती है। यह कैलाश श्रेणी की, यहाँ कहाँ से भाई, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम देखो भाई क्या है, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, और असम में दे नहीं रखा, असम में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है भाई, मांजुली द्वीप है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे भाई क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार से। निम्नलिखित में दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। तो बताओ भाई, नाइट्रोजन गैस के लिए कौन सा सही है, 70, 72, 78, 82। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई करेक्ट है भाई प्रवीण जी। इसका आंसर क्या आएगा, 78%, ठीक है। कितना आएगा भाई, 78%। ओके। ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और जो अग्रणी गैसें हैं वो कितनी है भाई, 0.93। 52, निम्नलिखित प्रक्रमों में से, है ना, स्ट्रस्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। अभी पढ़ा था किसके द्वारा बनाए जाते हैं भाई,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, जो विस्थापित होने से ऊपर उठे खंड है उसको तो क्या बोलते हैं, होर्स्टर्स बोलते हैं, और नीचे जो दसे खंड है उनको क्या बोलते हैं, ग्रेबन कहा जाता है। ये अभी थोड़ी देर पहले तो कराया था। लीजिए भाई नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हिमालय, माउंटेन ऑफ गॉड में, माउंटेन पिनाटुबो में, या फिर क्या रहेगा भाई इसका आंसर बताओ। देखिए उत्तरी पूर्वी तंजानिया में। ठीक है, क्या बता रहे हो, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। सबका करेक्ट है भाई, क्या बता रहे हो, बी। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया था, बी। ओके चलिए, अच्छा पिछले का भी बी था। चलिए भाई ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दुनिया दुनिया की छत किसे कहा जाता है, बताइए भाई, दुनिया की जो छत है किसे कहा जाएगा। ठीक है, आंसर तो आपको दिख गया होगा, फिर भी बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। दुनिया की छत किसे कहा जाता है, क्या आएगा इसका आंसर, ए आएगा भाई, है ना। पामीर को, किसको भाई, पामीर को। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 4500 मीटर से अधिक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर है भाई। ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार को क्या कहते हैं, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार को क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार, है ना, अर्ध दैनिक ज्वार, मिश्रित या ज्वार बाटा। ऊंचाई में भिन्नता वाले बताइए क्या कहेंगे भाई इसको, ऊंचाइयों में भिन्नता है तो उस ज्वार को क्या कहेंगे, है ना। बी नहीं, इसका आंसर सी आएगा भाई, क्या आएगा, मिश्रित ज्वार कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मिश्रित। ठीक है, देखिए सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है, और इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंगे कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए भाई, देखिए अध दैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और दोनों भाटाओं में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, मिश्रित ज्वार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, बैरनद्वीप में, है ना। तो इसका जो आंसर है बताइए, चारों ऑप्शन देख के बताइए कौन सा आएगा, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, बी, माउंटेन वेसुवियस। देखिए ज्वालामुखी क्या है भाई, वह विवर या छिद्र है जिसमें लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उदर होता है। ओके, और इस प्रकार से भाई इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। लीजिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि समानता होती है। देखिए निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है, तो बताइए भाई किस में होती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्राइड ऑक्साइड में, N2O या CH4 को। ये जो दे रखे हैं ना आपको, ये भी पता होना चाहिए, SF6 को तो क्या बोलते हैं भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, डी। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उपयोग कुल ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे फैक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का उपयोग कुल ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड कम प्रचलित ग्रीन गैस है लेकिन बहुत क्या है, शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थालाकृति का निर्माण करती है, तो कौन सी करती है भाई, इमानी शेल के मैदान आएगा, या फिर ड्रमलीन आएगा, या इमानी निक्षेप आएगा, या फ्लूवियो निक्षेप आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी आकृति का क्या करती है भाई, निर्माण करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, ड्रमलीन। क्या आएगा भाई, ड्रमलीन। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब इमानियों के तल पर इमोड क्या होता है, देखिए जब इमानियों के तल पर
इमोड का थोड़े से समय तक गुमदाकार टीलों के रूप में जवाब होता है तो उससे बनने वाली सल आकृतियों को ड्रमलीन कहा जाता है। इसका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से निक्षेपण अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं? तो बताइए, अभी पढ़ के आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया 2018 में, ठीक है, पहले आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, क्या बता रहे हो भाई, सी बिल्कुल, ड्रमलीन। क्या आएगा, ड्रमलीन। अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स कौन करते हैं भाई, ड्रमलीन, बास्केट ऑफ एग, ओके कहते हैं। लीजिए नेक्स्ट है भाई, और ये कहाँ पे होते हैं भाई, यहाँ पे देखिए कहाँ पे होते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ लीजिए भाई, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका में ड्रमलीन समूह विस्तृत भूभाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इमोड कहाँ निर्मित होते हैं, बताइए भाई, इमोड कहाँ निर्मित होंगे, नदी डेल्टा पर, सूखे क्षेत्र में या ग्लेशियर में? कॉमन सेंस लगा के दीजिएगा जवाब। देखिए क्या पूछा है, इमोड, इमोड, इमोड बोले तो हिम, है ना, तो हिम बताइए, नदी डेल्टा में बनेगा, सूखा क्षेत्र में बनेगा, या ग्लेशियर में बनेगा, या मानसून में? जिसको नहीं भी आता हुआ है भी अनुमान लगा के समझ के कर सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, ग्लेशियर क्षेत्र में, बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। देखिए जब हिम नदियां पर्वतों के घिस कर हिम रेखा के नीचे उतरती हैं तो तापमान बढ़ने से पिघलती है और अपने साथ वायु हुए अवसाद को निक्षेपित कर देती है। यह निक्षेपण विभिन्न आकार और स्वरूप के होते हैं जिन्हें हिमोड कहते हैं। निम्नलिखित झील में कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है भाई, बताइए कौन सी है भाई गहरी झील? टिटिका झील है, या बेकाल झील है, चिल्का झील है, या सुपीरियर झील है? क्या बता रहे हो भाई, सुपीरियर। ओके, देखिए इसका जो आंसर है ना, इसने बोला विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी कौन सी है भाई, बेकाल झील है। कौन सी है, बी आएगा, बी बी बी। आइए पढ़िए, देखिए, देखो बेकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्षों से बनी हुई है। इसकी औसतन गहराई भाई 7,000 कितनी है भाई, 744.4 है भाई, 7,000 नहीं, 744.4 मीटर है। और जो सुपीरियर झील है वो दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। ओके, और बेकाल झील साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में है और यह झील यूनेस्को की विश्व विरासत में है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बेकाल झील आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाएगा भाई, बताइए। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जैसे किसके किसके बीच में है भाई ये, है ना, तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाएगा, घाटी, स्टेट, प्रायद्वीप, या पठार? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए बता रहे हो। किसका बता रहे हो, ए इसका बता रहे हो। इसका आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा, है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, जल संधि भी बोलते हो। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से दो विभिन्न जल राशियों को जोड़ने या दो स्थलाकृतियों को अलग करने की स्क्रीन खंड को जल संधि या फिर, है ना, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश करने पर जो जलीय क्षेत्र निर्मित होता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे खंबात की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है। और प्रादीपीय भाग क्या होता है, देखो प्रादीपीय भूमि वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल और एक तरफ क्या होता है भाई, स्थल यानी भूमि होती है। प्रादीपीय भूमि क्या होती है, जिसके 3 ओर जल और एक तरफ क्या होगी, स्थल होगी। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, पढ़ लेना। चलिए बताइए, वातावरण की नीम परत है, वातावरण की सबसे नीम परत कौन सी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताइए कौन सी है। सौर मंडल है, वायु मंडल है, आयन मंडल है, या समताप मंडल है? ठीक है, जवाब दो। सबसे नीम पूछी है, ठीक है, सबसे नीचे की कौन सी है भाई, ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ए, सबका करेक्ट है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या आया भाई, सबसे पहले किसने दिया, प्रवीण, उसके बाद मोनिका। इसका आंसर क्या आएगा, शोभ मंडल भाई, क्या आएगा, शोभ मंडल, बिल्कुल करेक्ट है प्रदीप जी। देखिए वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले शोभ मंडल 6 से 18, फिर समताप 18 से 50, फिर मध्य मंडल 50 से 80, फिर आयन मंडल 80 से 400, और वायुमंडल सबसे ऊपरी परत 400 किलोमीटर ऊपर। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन,
और सब मंडल में क्या है भाई, मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, आंधी, बादल, वर्षा आदि घटित होते हैं। 64 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए भाई कौन सा असत्य है? पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चारों कथनों को पढ़ो और फिर जवाब दो, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है। अधिकांश मौसम संबंधी सौरमंडल में होती है, बिल्कुल ठीक है। जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पौंध अंतर है, ओके। ओजोन परत मध्य मंडल में है, क्या सही है भाई? ये बताओ, क्या ओजोन परत मध्य मंडल में है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ असत्य पूछा था, यही है। सौरमंडल की गहराई विषुवृत्त पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। देखो, ओजोन मंडल मध्य मंडल में नहीं, समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर से भाई 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विधियों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर इनमें से किसको नियंत्रित करता है? बताइए किसको करेगा? दृश्य प्रकाश को, अवरक्त को, एक्स किरणें और गामा को, या पराबैंगनी किरणें को? तो ओजोन स्तर इनमें से किसको नियंत्रित करता है भाई? बताओ भाई फटाफट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा? बिल्कुल भाई इसका आंसर आएगा पराबैंगनी विकिरणें। क्या आएगा? पराबैंगनी विकिरणें, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सुनिए भाई यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ओजोन स्तर को मापने की, है ना, मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताओ कौन सा है? थार है, कालाहारी है, सहारा है, या खरन है? विश्व का सबसे बड़ा तो कौन सा आएगा भाई बताओ। ओके सी, ओके सी, वेरी गुड भाई परवीन जी, सबसे पहले बताया सी, सारा है, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ विशालतम मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल, ठीक है भाई। और देखिए कितना है, 92। कितना है भाई? इसके आगे क्या आएगा? ओह रुकिए भाई, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। और थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में फैला है। कहाँ फैला है थार? एशिया महाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्षेत्रफल ध्यान कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? सारा। ठीक है, लीजिए भाई, महाद्वीप, देश, राजधानी, और अब आगे मुद्राएं। ठीक है भाई, बिल्कुल स्नेहा जी स्वागत है भाई आपका, जय श्री श्याम। ओके भाई, लीजिए भाई आपके सामने, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अंग्रेजी सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है? तो बताओ भाई किस में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है, किस महाद्वीप में, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? ओशिनिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा किस में बोली जाती है भाई, है ना? किस में बोली जाएगी? इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा, ए। ठीक है, आइए पढ़ेंगे। देखिए 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जेएस के पेपर में आया था अभी। ठीक है, एनवीएस में जेएस के पेपर में आया था। अंग्रेजी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन महाद्वीपों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया में यह प्रमुख भाषा है। ओके, उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में यह प्राथमिक भाषा है। ओके, पढ़ लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भाई, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का देश है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो एशिया महाद्वीप का देश है? तो इनमें से हमें क्या बताना है जो एशिया महाद्वीप का 2025 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए इसका जवाब दो भाई, क्या आएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप का है? बेलारूस है, या कोसवो है, साइप्रस है, या फिर एस्टोनिया है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, सी, है ना, साइप्रस। ओके, साइप्रस एशिया में स्थित महाद्वीप है। ओके, देखिए साइप्रस एशिया महाद्वीप में है, हालांकि इसका एक हिस्सा यूरोप में भी आता है। बेलारूस और ये सभी यूरोपीय देशों में आते हैं, जो अन्य ऑप्शन है भाई। लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों और उनके सामने दिए गए वहां की आधिकारिक मुद्रा के युगम में से कौन सा युगम सही है? तो हमें क्या बताना है, कौन सा युगम सही है? तो बताइए भाई कौन सा युगम है सही है।
यहाँ से ध्यान से देख के बताइएगा इसका जो आंसर है। 1 मिनट रुकिएगा। पहली चीज तो देखो भाई क्या आएगा, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन, ओ सॉरी भाई, लीजिए भाई, देखिए 4 है। EMRS 2023 में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बताओ। भूटान की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है भाई, ऑस्ट्रिया। गाना की क्या है, अर्जेंटानिया की क्या है, अर्जेंटीनिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए। केवल फर्स्ट सेकंड मतलब ABC की, ठीक है भाई। अर्जेंटीनिया की क्या है भाई, अर्जेंटीनिया की क्या है, पैसो है। क्या है भाई, पैसो है, ना कि रियाल, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्यों गलत है, आपको पता होना चाहिए। इसकी क्या आएगी भाई, पैसो आएगी। क्या आएगी, पैसो। ये भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी क्या आएगी, पैसो आएगी, ठीक है। इस प्रकार से बाकी सारी की सारी क्या बता रखी है, सही बता रखी है। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जस्ट 1 मिनट 70 क्वेश्चन। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों को सही सुम्मिलित कीजिए, ठीक है भाई। सही सुम्मिलित करना है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सही सुम्मिलित करना है। सही सुम्मिलित है, सॉरी। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों से कौन सा सही है ना। 3 गलत है, 1 सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई पैसो, ठीक है भाई। चलिए वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी। क्या आएगा, बी। रिवोनिया दक्षिणी अफ्रीका। क्या आएगा भाई, रिवोनिया दक्षिणी अफ्रीका, ओके। बाकी देखिए यहाँ पे पढ़ना चाहे पढ़ लेना भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71। राकेश को भारत से अबू धाबी घूमने जाना है। उसके पास भारतीय रुपए हैं। अब वह अबू धाबी जाकर वहां की मुद्रा में भारतीय रुपये को बदलना चाहता है। तो राकेश को वहां किस नाम की मुद्राएं मिलेगी, तो बताइए किस नाम की मिलेगी। दिरहम मिलेगी, तोमन मिलेगी, रियाल मिलेगी या दिनार मिलेगी। किसकी बात हो रही है, अबू धाबी की। तो बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, अबू धाबी की क्या है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, ए। दिरहम, दिरहम, ओके। क्या है भाई, अबू धाबी की क्या है, दिरहम है। पीसा, पीसा की मीनार किस देश में है, बताओ भाई। पीसा की जो मीनार है किस देश में है, किस देश में है। इटली में है, तुर्की में है, यूनान में है, रूस में है। तो पीसा की मीनार किस में है भाई, पीसा की मीनार कहाँ पे है, इटली में है। किस में है भाई, इटली में, ठीक है। 2025 और 2022 में रिपीटेड क्वेश्चन है, संस्कृत के पेपर में आया था। पीसा की मीनार इटली में है। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तु शिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। नेक्स्ट है भाई 73 क्वेश्चन। डैश में काकस बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है। दक्षिण अमेरिका में, कनाडा में, बांग्लादेश में, आयरलैंड में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बांग्लादेश में। किस में है भाई, बांग्लादेश में। देखिए बांग्लादेश में काकस बाजार में दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है। किसमें भाई, बांग्लादेश में, ठीक है। देखो बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश तट पर 75 मील पर विश्व के सबसे लंबे प्राकृतिक रेत समुद्र तट कागज बाजार ने अपने 3 प्रमुख समुद्र तटों लबोनी, हमचारी और इनानी पर बड़े पैमाने पर विकास किया। नेक्स्ट है भाई अफ्रीका महादेश, है ना। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका, है ना, महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किली मंजारो किस देश में है, बताओ भाई किस देश में है, अफ्रीका का, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, अफ्रीका महादेश का सबसे, है ना, ऊंचा पर्वत माउंट किली मंजारो किस देश में है भाई, केनिया में है, नामीबिया में है, तंजानिया में है, नाइजीरिया में है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, तंजानिया में है। किस में है, तंजानिया में, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई, मिड्डी नहीं आएगा, तुक्का नहीं चलेगा, सीरियस हो जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, सी आएगा। देखो माउंट किली मंजारो अफ्रीका महाद्वीप का, पहली चीज तो ये ध्यान रखो किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और ये पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया शहर में है, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची मुंडी क्या है भाई,
विश्व की, ओहो जस्ट 1 मिनट, विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार है ना, टावर, दी इन्फिनिटी टावर डैश में है, बताओ भाई कहाँ पे है? मनीला में है, हांगकांग में है, दुबई में है, कहाँ पे है? ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। विश्व की सबसे ऊंची मुड़ी हुई, बताओ भाई, है ना, बहुत फेमस है। ठीक है, यूट्यूबर मोस्टली वहीं जाते रहते हैं, आपको बता दूं हिंट के तौर पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, डी। डी 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 दुबई, बिल्कुल स्नेहा जी, ठीक है, दुबई आएगा। इन्फिनिटी टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, दुबई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। इसका उद्घाटन 10 जून 2013 को हुआ था, जिसका निर्माण केन रियल एस्टेट निवेश और डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? क्यूबा, बरमुंडा, जॉर्डन, या फिर क्या आएगा भाई? जवाब दो फटाफट चारों ऑप्शंस को, मेरा नेट ओके, चलिए भाई कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जॉर्डन। कौन सा है भाई? है ना, जॉर्डन आएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? बताओ, विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश। सऊदी अरब है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है। विश्व का चौथा बड़ा देश तो कौन सा है भाई बड़ा देश? इसका आंसर क्या आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आएगा? क्या आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, लीजिए भाई, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? तो बताइए भाई, किस उसमें रहते हैं भाई? इनमें से कौन से स्वदेशी लोग रूस के स्टेपीज में रहते हैं? तो किस में रहते हैं भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी। ठीक है, क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। 79 क्वेश्चन भाई, कौन सा? 79। अच्छा, ये पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हो, देखो रूस के, है ना, यहाँ पे पढ़ लेना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज किस जगह तक जाती है भाई? बताइए, देखिए, बरमुंडा जो त्रिभुज है किस जगह तक जाती है? दक्षिणी फ्लोरिडा तक, और पविटो रिको तक, हवाई द्वीप तक। उपरोक्त में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, केवल। ऑप्शन बी कहता है पहला दूसरा, ऑप्शन सी कहता है दूसरा तीसरा, और केवल पहला। तो बताइए भाई, बरमुंडा त्रिभुज किस तक है? तो किस तक है भाई? इसका आंसर पहली चीज तो कौन से महासागर में, ये भी पता होना चाहिए। ओके, क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सी। इसका आंसर बी आएगा, पहला और दूसरा, दक्षिणी फ्लोरिडा और पिविटो रिको। लीजिए, इस प्रकार से देखिए, बरमुंडा ट्रायंगल अंटार्कटिक महाद्वीप में है, जिसे दानव दानव मौत का त्रिकोण कहा जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल्स स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और प्यूरिटिका एवं अंटार्कटिक महासागर के बीच में है। यह ट्रायंगल एक रहस्यमयी शक्तियों से घिरा है, जो बड़े जहाज व वायुयान को अपनी ओर क्या कर लेता है भाई? खींच लेता है, अगर आपने देखा हो, है ना, तो ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? बताओ भाई, कौन सा है? कोलंबियो है, जकार्ता है, मलीना है, या सिंगापुर है? तो कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है भाई? देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, सिंगापुर। क्या है भाई? सिंगापुर। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, भूमध्य रेखा अक्षांश दिए गए शहरों की राजधानी की दूरी कोलंबिया की अलग अलग सबकी बता रखी है। तो इसका जो आंसर है सबसे निकट कौन सा है भाई? सिंगापुर है। ठीक है, पढ़ लेना। लीजिए नेक्स्ट, कौन सा शहर सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से? बताओ भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से ये बताओ, कौन सा शहर सबसे छोटा है? वेंटिकन सिटी, मोनाको सिटी, या पलाऊ, या फिर सैन? तो इसका जो आंसर है, क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल सबका करेक्ट। लीजिए भाई, दुनिया का सबसे छोटा, है ना, वेटिकन सिटी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर है,
और वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन सिटी के बाद क्या आएगा भाई, मोनाको, 2 वर्ग किलोमीटर, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश। म्यांमार, इसका पुराना नाम बताओ भाई, क्या है बताओ पुराना नाम, ये तो सबको आता है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण जी, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बर्मा आएगा, बिल्कुल ओके सी, वेरी गुड भाई अमित। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। 1989 में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया था। म्यांमार के उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश, हिंद महासागर और दक्षिण में पूर्व थाईलैंड है इसकी, है ना। चलिए करेंसी क्या है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्या, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, बताओ भाई। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 5 बता रहे हो भाई। महाद्वीप पूछ रही हूँ, महाद्वीप, ठीक है ध्यान दीजिए। महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप बताने हैं, पॉइंट भी नोटेड। महासागर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ध्यान दीजिए। महाद्वीप कितने हैं, ठीक है 7। लो आओ पढ़ो, कमाल कर रहे हो तुसी, इतने इजी क्वेश्चन को गलत करोगे तो, है ना, कैसे काम चलेगा। विश्व में कुल 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, टोटल 7। ओके ओके, मुझे पता था आपको ये लगेगा। लीजिए भाई, इसीलिए मैंने बोला इंग्लैंड का अंटार्कटिक महासागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का प्रशांत से है, अटलांटिक से है, या उत्तर ध्रुव से है, या दक्षिण ध्रुव सागर से है। तो बताओ भाई इंग्लैंड का क्या आएगा भाई इसका आंसर, सारे के सारे बच्चे बताओ क्या बता रहे हो भाई। गुड नाइट भाई अजय जी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो बताओ भाई कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंध, है ना, चौंग। तो कौन सी बहती है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी बहती है। अभी थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन और हमने किया था, ठीक है। कौन सी बहती है, इसका आंसर क्या आएगा, बी कैसे आ जाएगी, एक बात बताओ ध्यान से देखो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ए आएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है याद कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। ओके, लीजिए भाई, रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं, बताइए भाई। रूस के स्टेपी रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं। तो कौन से रहते हैं भाई मूल निवासी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी, किर्गिज। क्या है भाई, किर्गिज। देखिए किर्गिज जनजाति मध्य एशिया के स्टेपीज निवास करती है। इनके शरीर का रंग पीला, कद छोटा होता है, ये लोग ऊन और खाल के वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, बताइए चीन ने रणनीति ठिकाने अंबन, टोटा, गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा, और यह बंदरगाह किस देश में है, ईरान में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, यमन में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ। देखिए 9 बच्चे कम से कम वॉचिंग कर रहे हैं और जवाब कितने दे रहे हैं, ठीक है। चीन ने रणनीति ठिकाने के, है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, श्रीलंका। क्या आएगा, श्रीलंका, ठीक है। ये बंदरगाह किस में है भाई, श्रीलंका में है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया अब इसका भाग है, बताइए भाई क्रीमिया अब इसका भाग है, पोलैंड का, रूस का, इराक का, ईरान का। तो किसका भाग है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, रूस का। किसका है भाई, रूस का है। किसका है, रूस का है। क्रीमिया रूस का भाग है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, रूस का, क्रीमिया, है ना। लीजिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, रूस का भूभाग है, ठीक है। और इसके तहत क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया, जिसको लेकर रूस और यूक्रेन के बीच क्या था भाई, तनाव था। ओके, नेक्स्ट है भाई, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताओ कौन सी है ना। दक्षिणी में अफ्रीका की है, नाइजीरिया की है, अल्जीरिया की। दक्षिणी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप में तो किसकी है भाई, दक्षिणी अमेरिका की है, नाइजीरिया की है, अल्जीरिया की है। तो इसका आंसर क्या आएगा,
ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए दक्षिणी अफ्रीका की है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे, है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला क्या है भाई? देश है। लो भाई बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ कौन सा बनाया जा रहा है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ओके, ए। क्या आएगा? ए कराची। क्या बात कर रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ए, है ना। लीजिए भाई, कौन सा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में चीन की सहायता से? ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है, जो एक गहरा जल बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे है और एक बंदरगाह शहर भी है। दिनार बताओ भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। दिनार, दिनार बताइए कहाँ की है? चीन की है, इराक की है, ब्राजील की है, थाईलैंड की है, कहाँ की है? ओके, दिरान के बारे में तो सबको पता होगा। दिनार कहाँ की है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बी इराक की है भाई। किसकी है? लीजिए, है ना, इराक, इराक की दिनार। और चीन की क्या है भाई? युआन। और ब्राजील की रियाल। थाईलैंड की क्या है भाई? बहत। रूस की बताओ, रूस की, रूस की क्या है भाई? लीजिए, रूस, रूस, रूस की बताइए क्या आएगी? रूबल आएगी, डॉलर आएगी, दिनार आएगी, या रुपया आएगी? ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर बताओ। रूस की, रूस की तो आपको पता होनी चाहिए। रूस की क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सुमन जी, रूबल। बिल्कुल क्या है भाई? रूबल है। लीजिए भाई, रूबल भारत की रुपया है, रूस की रूबल है, अमेरिका का डॉलर है, कुवैत का दिनार है। वेरी गुड। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट। इंग्लैंड का क्या है भाई? देखिए, इंग्लैंड का अटलांटिक सागर से वही संबंध है जो ग्रीनलैंड का भी थोड़ी देर पहले आया था, थोड़ी देर पहले। ठीक है, इंग्लैंड का आ गया, पर इसमें इंग्लैंड का आ गया, किसका आ गया? इंग्लैंड का। ठीक है, चेंज है क्वेश्चन। इसका आंसर सी आएगा, उत्तर ध्रुव। क्या आएगा भाई? उत्तर ध्रुव। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? मनोज जी, स्वागत है भैया आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, उत्तर ध्रुव। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, उत्तरी ध्रुवी महासागर। ठीक है, मार्क बताओ भाई, मार्क किस देश की मुद्रा है? मार्क। ठीक है, बस भाई, बस अब ये लगा लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चीज का, फिर नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग आ गया, है ना, जिसके आप ठीक क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए सबसे पहले। बी। क्या आएगा? बी आएगा, जर्मनी की। किसकी है भाई? मार्क, जर्मनी की। लीजिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कृषि, जलवायु, खनिज संसाधन। ठीक है, अब रेडी हो भाई? चलिए, अब सही दोगे। ठीक है, कोई भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा, ध्यान से देना। लीजिए भाई, मिल्पा, रोका, है ना, और ये जो है किस किस के अलग अलग नाम है? देखिए यहाँ पे बताइए। विविध खनन के हैं, भूकंप की लहरों के नाम है, वर्षा जल संचयन है, या स्थानांतरित कृषि है? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए बताइए। देखिए, मैं तो मैराथन ले रही हूँ भाई, पूरा करूंगी टॉपिक, आप रेस्ट कर सकते हो। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, चलिए बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन है डी, डी। ठीक है, किसकी है भाई? डी, स्थानांतरित कृषि के नाम है ये किसके नाम है? स्थानांतरित कृषि के। देखिए, मिल्पा, रोका, है ना, लद्दांग, स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है। जूमिंग किस में बोलते हैं? देखो, जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में इसको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में जूमिंग। और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा। ब्राजील में बोलते हैं रोको, और मलेशिया में बोलते हैं लंदाग। ठीक है, इस प्रकार से। लीजिए नेक्स्ट, मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। बताओ किसके कारण होते हैं? मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। हवा के कारण, दबाव के कारण, आर्द्रता के कारण, सूर्य के कारण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, एयर बता रहे हो भाई, एयर नहीं आएगा। मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, डी, 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 सूर्य। क्या है भाई? सूर्य। मौसम में सभी परिवर्तन। दीजिए क्यों? देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मौसम में सभी जो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 97, क्या बता रहे हो? 97 का ए।
क्या बात है भाई, 97 का ए। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, उससे पहले जवाब भी दे दिया, क्या बात है, वो भी करेक्ट बताया है भाई। ठीक है। बेबर, है ना, पोडू और दैया खेती किस प्रकार के, है ना, भारतीयों के नाम है? काटना जलाना खेती के, बिल्कुल। स्लैश और बन के, बिल्कुल सही बताया भाई अमित, क्या बात है। नाइस। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार से भाई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश में देखो इसको क्या बोलते हैं? बेबर या दैया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेंदा बोलते हैं। उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं भाई? पमादसी या फिर कोमन या फिर सीधा कहा जाता है। और असम और मेघालय में झूमिंग कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए भाई, रबी की फसल है? सरसों है, मक्का है, कपास है, धान है, रबी की फसल कौन सी है? इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, जल्दी से बताओ। रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है? ए। वेरी गुड भाई प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? सरसों। क्या आएगा? सरसों। ठीक है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल मई के मध्य काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, है ना, सरसों, ये है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की है? बताओ भाई, खरीफ की कौन सी है? जौ है, सरसों है, मटर है या पटसन है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताइए। ठीक है। और इस प्रकार से देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, पटसन। क्या आएगा? पटसन आएगा, पटसन। खरीफ की कौन सी है भाई? पटसन है। ठीक है। ए नहीं भाई, ध्यान दीजिए, बिल्कुल अमित ने सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, डी। ठीक है, पटसन है, पटसन, पटसन। जो सरसों मटर अभी तो पढ़ी थी, ये किस चीज की है भाई? ठीक है, डीजीआई ये पढ़िए। ये सारी की सारी ना याद कर लो, एक जगह लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, फिर गलत करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ऋतु के आगमन, ऋतु के दौरान बोई जाने वाली फसलें खरीफ या मानसून फसलें कहलाती हैं। इन फसलों को मई जून में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। चावल, मक्का, दाल, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, पटसन, कपास, सोयाबीन इसके उदाहरण हैं। भारत में रबी की फसल के रूप में दलहन की कौन सी किस्म उगाई जाती है? बताओ, भारत में रबी की फसल के रूप में दलहन की पूछी है। चना, उड़द, अरहर, मूंग। क्या बताया भाई? चना बताया। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? चना आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? चना। लीजिए भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से क्या एक गैर धात्विक खनिज है? तो बताओ भाई कौन सा गैर धात्विक है? अभ्रक है, बास्केट क्या है, बास्काइट क्या है भाई, साइट है, या मैग्नीज है, सोना है? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? अभक आएगा। क्या आएगा? अभ्रक। ओके। देखिए क्या होते हैं भाई, अभ्रक क्या है? गैर धात्विक है। धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। ठीक है। और गैर धात्विक वे होते हैं जिनमें धातु की कोई उपस्थिति नहीं होती। माइका, है ना, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब गैर धात्विक खनिज हैं। बोरा किस अनाज की किस्म है भाई? बताओ, बोरा किसकी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? गेहूं की, चावल की, मक्का की, आलू की। बी, सबसे पहले बताया अजय ने। क्या बात है भाई, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? चावल की। ठीक है, किसकी है भाई? चावल की, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। देखो, बोरा चावल की एक किस्म है, इसे ग्लूटिनस चावल भी कहा जाता है। यह असम में उत्पादित किया जाता है। छोटे दाने वाली, है ना, मोमी या फिर चिपचिपा चावल होता है। इसमें स्टार्च की मात्रा भाई 90% होती है। क्या बात है ना। नेक्स्ट है भाई, किस प्रकार की मिट्टी हल्की और अच्छी तरह से वार्तित और सूक्ष्म होती है? तो बताइए, मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी हल्की, अच्छी तरह से वार्तित और सूक्ष्म होती है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ, जवाब दो भाई। ओके, डी बता रहे हो, डी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, रेतीली। क्या आएगा? रेतीली मिट्टी। क्या है भाई? हल्की। हल्की कौन सी होती है? रेतीली। ठीक है। लीजिए, मिट्टी के कणों का आकार उसके गुणों पर प्रभाव डालता है। रेतीली मिट्टी के कण वो काफी बड़े हैं और उनके बीच अधिक जगह होती है। ये जगह वायु हवा से भरी होती है, इसीलिए रेत अच्छी तरह से हवादार, है ना, हवादार, और हवादार कोई क्या बोला इन्होंने? वार्तित होती है। रेत के कणों के बीच की जगहों से पानी जल्दी निकल सकता है, जिससे मिट्टी सूक्ष्म और हल्की होती है। बिल्कुल, क्या बात है, मिस्टेक से, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट है भाई, खेत की काटना और जलाना विधि क्या कहलाती है? बताओ भाई, क्या कहलाएगी? वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कहलाएगी? झूम, जालौन खेती, किवाड़ खेती, या सस्य खेती? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन,
है ना। क्या आएगा, बिल्कुल भाई ए आएगा, झूम खेती, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई प्रवीण जी, क्या बात है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, झूम खेती, ठीक है करेक्ट है। झूम खेती और या स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। ओके, इसमें जंगली या वन भूमि को साफ किया जाता है, शेष वनस्पति को जला दिया जाता है, जलने के बाद राख की परत भूमि की उर्वरता प्रदान करती है। कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक सोना, सोना बताओ, मैक्सिको, चीन, जापान, जर्मनी। इसका जो आंसर है क्या आएगा सोने के मामले में, है ना, चीन, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण जी, सबसे पहले नो डाउट चीन आएगा भाई, क्या आएगा, चीन। चांदी देखो, लीजिए भाई प्रथम स्थान देख लो, सोना चीन, चांदी मैक्सिको, तांबा चिली में, लोहा ऑस्ट्रेलिया में, है ना, यूरेनियम कजाकिस्तान में, कोयला चीन में, खनिज तेल अमेरिका में, बस क्या है भाई साइड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से, देखिए जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्यम अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो बताओ भाई क्या कहा जाएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, जब वायुमंडल दाब में तेजी से कमी के कारण मध्यम अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, 107वां, उष्ण कटिबंधीय क्या है, देखिए उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाले नियमित जलवायु पैटर्न का नाम बताइए। तो बताइए भाई पैटर्न का क्या नाम आएगा, है ना, उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए, तो क्या है भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी बता रहे हो, क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। और ये क्वेश्चन है 2025 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 2000 ओहो ध्यान से देखिए, 2025 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन लेटेस्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 108 का, सीडी अनुमान खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है, बताओ भाई किस में की जाती है, पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानों पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताओ भाई, ठीक है। ये लगा लीजिए 128 क्वेश्चन है भाई, कितने हैं 128, ध्यान दीजिएगा 128 क्वेश्चन करेंगे, 108 पे आगे 20 क्वेश्चन और रह गए, कितने रह गए 20, ठीक है भाई 20 क्वेश्चन और रह गए। तो आज हम सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, पहाड़ी ढलान पर, समतल मैदानों पर, हिम नदी है या तटीय है, तो इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन ए आएगा, पहाड़ी ढलानों पर। सीडी अनुमान खेती, बिल्कुल ए, सब ने सही बताया भाई, अमित, प्रवीण जी, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, देखिए सीडी अनुमान खेती पहाड़ी ढलानों पर खेती करने पीढ़ियों से चली आ रही भाई सामान्य विधि है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है, बताओ भाई गलत परिभाषा कौन सी है। तो इनमें से गलत परिभाषा, चार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, गलत बतानी हमें, 2011 में पूछी गई है। कंटूर, कंटूर परिरेखा, समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है, बिल्कुल ठीक है। ओके, डी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, क्या बात है अमित। आइसोबाथ वे स्थान है जहाँ का वायुमंडलीय दबाव एक समान हो, बिल्कुल ये गलत है भाई, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव क्या हो, एक समान कैसे होगा भाई, ठीक है, क्या है भाई, डी गलत है। ओके, देखिए मानचित्र, भूपृष्ठ पर पानी की समान गहराई के स्थलों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबाथ या फिर गहराई समोच्च रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि गलत दे रखा है। नेक्स्ट है भाई 110 का, बताओ हिमालय, एंडीज और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है, तो बताइए किस प्रकार की का होता है, ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय जलवायु, उच्च भूमि जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, आदर्श सूक्ष्म उष्ण जलवायु। राम राम भाई मनोज जी, राम राम, बिल्कुल क्या आएगा भाई इसका आंसर बताओ, वेरी गुड, है ना भाई अमित, क्या बात है, 1 स्टार ये कैसे लगा के देते हो भाई आप, इतने सारे पॉइंट हैं। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई, उच्च भूमि जलवायु, क्या आएगा भाई, उच्च भूमि जलवायु, ठीक है। देखिए जब समय और स्थान, देखिए क्या है,
जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो इनमें से क्या कहा जाता है भाई? बताइए क्या कहा जाता है? जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है, इन्हें क्या कहा जाएगा? कृषि सूखा, मौसम संबंधी सूखा, जल संबंधी सूखा। क्या बता रहे हो भाई? डी तुक्का नहीं भाई, डी तुक्का नहीं भाई, इसका आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा। देखो क्या है, आइए पढ़ेंगे, इसमें बताती हूँ, ठीक है। देखो, मौसम गलत हुआ तो पढ़ेंगे। देखिए, मौसमी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब क्या है, अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि होती है जो समय और स्थान के साथ समान वितरण के साथ होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब क्षेत्र में पर्याप्त मौसमी वर्षा इनके दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती है तो इस दशा को मौसमी क्या कहते हैं भाई? सूखा कहते हैं। मौसमी क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं। लीजिए भाई, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाएं भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती हैं? तो बताइए भाई, उसे क्या कह सकते हैं? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाएं भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। ठीक है, क्या बता रहे हो? सी, वेरी गुड भाई, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट बताया। एलिनो, क्या है भाई? एलिनो। एलिनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलने वाली एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रविष्ट कर भारतीय ग्रीष्म मानसून को कमजोर करती है। 13 क्वेश्चन का जवाब दो भाई। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है भाई? बताइए, शीतोष्ण से किसका है? ध्यान से देखिए, शीतोष्ण से पूछा गया। किससे पूछा गया भाई? शीतोष्ण से। तो शीतोष्ण से किसका है भाई? चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए। कोपेन की जलवायु के अनुसार केवीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, बी। बिल्कुल प्रवीण जी, बी। ठीक है भाई। लीजिए, मध्यम देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत -3 डिग्री से अधिक किंतु 18 डिग्री से कम होता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से वर्गीकरण अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कोपेन का। ठीक है, किसका भाई? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय, शुष्क, शीतोष्ण, मध्यम अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय या शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय, और छठा है भाई उच्च पर्वतीय जलवायु। ओके भाई ज्योति रानी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 114 भाई, टोटल 128 क्वेश्चन करेंगे आज, है ना? 128, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बताइए, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम और उनसे संबंधित बायो के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता? तो बताइए कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खा रहा भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन। ये लीजिए, यही गलत है भाई। ठीक है, टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन मेल नहीं खाता, यही नहीं खाता, बाकी सारे खा रहे हैं। देखो, है ना? क्योंकि देखिए, टैगा एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, न कि समशीतोष्ण बायोम। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। मैग्रो जो क्या है भाई? देखिए आ गया मैग्रो। मैग्रो जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताओ भाई, मैग्रो को किस रूप में किया जाता है? हिलोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट, एपीफाइट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, मैग्रो जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बी कोनिबेरा। अच्छा जी, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी, हेलोफाइट। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैग्रो जो तटीय में उगते हैं उन्हें आगे कभी भी किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है हेलोफाइट के रूप में। ओके, या फिर प्योर उसमें देखना चाहो लवणीय, है ना, विदब के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक विशेष प्रकार के मरूद विदक पौधे हैं। ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर जल और मिट्टी के लवण जैसे NaCl, है ना, MgCl2O तथा MgSO4 की अधिक सांद्रता होती है। नेक्स्ट है भाई, और ये भाई यहाँ पे एक नोट है, सॉरी, देखिए क्या है। हमारे देश में बम्बई, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों को मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। ठीक है, एक हरिकेन एक डैश है भाई। बताइए, एक हरिकेन एक डैश क्या है भाई? इसका आंसर तो पता ही चल गया होगा मोनिका, बी। वेरी गुड भाई, उष्ण कटिबंधीय चक्रपाती प्रणाली, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी। ओके भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।
अब आ गया भाई 117 का क्वेश्चन। किसका आ गया? 117 का। ठीक है, लीजिए बताइए। टोटल 128 क्वेश्चन करेंगे, 117 के 10 ही क्वेश्चन रह गए। बताइए, विविध पे आ गए और इस प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। 2025 में आया था फेरल, है ना, के नियम के अनुसार कोरियोलियस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवा का संचालन किस दिशा में होता है? तो बताओ भाई किस दिशा में होगा? इसका आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, बाएं दिशा में। किस में होता है भाई? बाएं दिशा में। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? बाएं दिशा। ठीक है, और एक और चीज है, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं का विचलन बाएं दिशा में होता है, ये भी ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जापानी भाषा में देखो भाई, जापानी भाषा में होर्बर वेबस को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, तूफान, हरिकेन, सुनामी, प्रचंड तूफान, टाइफून या चक्रवात? ये आया था भाई होस्टल वार्डन के पेपर में 2023 में। जापानी शब्द है भाषा में, इसको क्या बोला जाएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा भाई, देख लिया था। चलिए, इसका आंसर सुनामी आएगा। क्या आएगा भाई? सुनामी। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सुनामी। एक जापानी शब्द है। ठीक है भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए। बताइए, 119वां, स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में चले जाने से हुई हानि की क्षति के लिए विकसित किए जाने वाला पहला बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कराची बंदरगाह का पाकिस्तान में चले जाने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में बताइए पहला बंदरगाह कौन सा था? तो पहला कौन सा था भाई? मुंबई था, गोवा था, कच्छ था या हल्दिया था? वेरी इजी, सोच समझ के बताइएगा। बी बता दो भाई, गोवा नहीं आएगा, गोवा नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, कच्छ। कच्छ कहाँ पे है ना? ऑप्शन सी आएगा, कांडला बंदरगाह। इसका आंसर क्या आएगा? कांडला। ठीक है, नजदीक। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा। ओके, कांडला बंदरगाह पहला बंदरगाह है। एक और चीज भाई, जितने भी फैक्ट ना ध्यान रखो, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। कांडला बंदरगाह पहला बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में है, गांधीधाम शहर के निकट है। और ये कच्छ की खाड़ी में भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर, है ना, उत्तरी पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। भारत का सबसे बड़ा, है ना, कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह है। ध्यान दीजिए, यह भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह है और यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कराची बंदरगाह की स्थिति के लिए बनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने फैक्ट थे, इनमें से कौन सा कथन ठंडे मरुस्थलों जैसे लेह के घर के संबंध में सही है ना? लेह कहाँ पे है भाई? लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है, तो बताइए क्या सही है? तो इसका आंसर देखिए, इनकी छत ढला अनुमान होती है, इसमें केवल भूतल होता है, इनकी दीवारें मिट्टी और गाय के गोबर से बनाई जाती है। ना भाई ना, इनकी छत के इनकी छत पेड़ के मोटे तनों से बनाई जाती है, इनकी छत। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। डी, डी सही है। क्या है? डी, बिल्कुल। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? इनकी छत पेड़ के मोटे। सी टेट में भी पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्लियर कट देखिए, यहाँ के घरों की छत समतल होती है, घर दो मंजिला होता है, दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं, उस पर मिट्टी और चूने की पुताई होती है, ना कि गोबर की। ठीक है, गोबर, गाय के गोबर की। ठीक है, छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 121 में। बताइए, भारत में ये तो सबको आना चाहिए भाई। भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा किया जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई, बताओ, जवाब दो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा। ओके, और ऑप्शन बी कहता है भाई केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा, नगर निगम परिषद। ए बता रहे हो भाई, इसका आंसर सी आएगा भाई। मोनिका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर प्रवीण जी ध्यान दीजिए, पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर है ना, अभी आज भी तो किया था, भारत में राज्य राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है भाई? राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा। ठीक है, चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। देखिए, देखो, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD द्वारा किया जाता है, और जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास रख रखाव का प्रबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। ओके, नेशनल हाईवे, है ना, अथॉरिटी। क्या आएगा? पूरी फुल फॉर्म बताना भाई। प्राधिकरण। ओके, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए, सी आएगा। क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, नीचे दिए गए दो वो दिए गए भाई कथन,
है ना। ए कथन है और दूसरा उसका कारण है आर। तो बताइए कौन सा सही है। कथन देखिए क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो दोनों, ये कथन है दूरवी बालू तेज चलते हैं। दूरवी बालू क्या है भाई, तेज चलते हैं। अच्छा भाई ठीक है। ओके, दूरवी बालू के बाल मोटे होते हैं। तो बताओ दोनों राइट हैं, कैसे राइट हो जाएंगे बताओ। बालू, जो दूरवी बालू है क्या वो तेज चलते हैं भाई? हाँ भाई, ये गलत है। जो ध्रुवी बालू है वो तेज नहीं चलते। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए गलत है, परंतु आर सही है, डी आएगा। ओके, तुक्का। चलिए भाई, देखो आप आइडिया भी लगाओ ना। जो ध्रुवी बालू है आपने देखा होगा, ध्रुवी ध्रुवी कहाँ मिलेंगे? जहाँ बर्फ होगी, ध्रुव पे क्या है, बर्फ ज्यादा है। अगर आपने देखा हो, देखो ध्रुवी बालू तेज चलते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि ध्रुवी बालू को अधिक गर्मी से बचने के लिए धीरे धीरे चलना चाहिए। ठीक है भाई, धीरे धीरे चलते हैं मतलब ध्रुवी बालुओं का फर मोटा और घना होता है, जिससे एक बाहरी जल प्रतिरोधक परत और एक भीतरी गर्मी बढ़ाने वाली परत होती है। इसके अतिरिक्त वसा की एक मोटी लेयर होती है जो इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन सी टेट में भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो बताओ भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। ओके ठीक है भाई, तो आप लगाओ मत, आपको पता है तुक्के गलत होते हैं। ठीक है, फिर भी लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव लाओ, मेरा तुक्का सही होगा फिर देखना, माइंड चेंज होगा। ठीक है, ज्वार बटा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के गुणन का परिणाम है? तो क्या है भाई इसमें से बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, है ना, कोरिओलियस बल। ठीक है, बिल्कुल भाई, लीजिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, कौन सा युग्म गलत है? समदाब रेखा दबाव, समवर्षा धूप, और ताप रेखा तापमान, और आइसो आइसो हेलान खारापन। तो कौन सा युग्म गलत है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है क्या है? बी, बिल्कुल भाई, प्रवीण जी, मोनिका जी, सबका गलत, ये सही है, सॉरी बी। ठीक है, समवर्षा रेखा धूप। ठीक है, सबका सही है भाई, सॉरी फॉर दैट। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ओके, देखो ऐसी रेखा जहां पर होने वाली वर्षा समान होती है उसे समवर्षा रेखा कहलाती है। ठीक है, आइसो आइसोहेलान समुद्र में समान लवणता के बिंदुओं को इंगित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट था भाई, बिल्कुल। लीजिए, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? बताओ भाई, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? कोलकाता, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई। तो इसका जो आंसर है क्या है बताइए। ठीक है, 2000 लेकिन 15 में पूछा गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वैसे क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी, खड़गपुर। क्या है भाई? खड़गपुर। लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए, प्रश्न काल के समय पश्चिम बंगाल में स्थित खड़गपुर प्लेटफार्म विश्व का दूसरा सबसे, है ना, लंबा प्लेटफार्म था। कौन सा था भाई? लंबा। जबकि वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म विश्व में सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भाई अपडेट कर लेना, इसका आंसर 2015 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया, अब ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया विश्व का। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा आएगा? गोरखपुर आएगा। ओके, तो अपडेट करना भाई इसका आंसर। ओके योगी, बिल्कुल भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात का सस्ता साधन बताओ भाई कौन सा है? जल मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल इजी है, ध्यान से बताना भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, यातायात का सबसे रेल। अरे वाह, शाबाश ठीक है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये पढ़ेंगे। देखो, यातायात का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है, जो समुद्रों, नदियों, झीलों में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है भाई, हैं, बिल्कुल भाई। देखिए यहाँ पे ये बता रखा है, मुझे भी डाउट है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या बता रखा है, बिल्कुल मैं इसको ना पिन करूंगी। मैंने जो एक पॉलिटिकल में क्वेश्चन था राष्ट्रीय गान को लेके, पिन कर दिया भाई, चेक कर लेना। 210 नंबर का क्वेश्चन था, वो पिन अप कर दिया है। ठीक है, वो भी चेक कर लेना, इसका भी मैं चेक करूंगी बिल्कुल। ठीक है, मुझे भी डाउट है। ठीक है,
जल मार्ग की बजाय मुझे रेल मार्ग लग रहा है। ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, चेक करूंगी क्यों दिया था। ओके ओके बिल्कुल, चलिए फिर भी देखेंगे इसने ये क्यों दिया है। नेक्स्ट है भाई, किस भी आप पे दिया है और रीजन में बिल्कुल वो बता रखा है। चलिए नेक्स्ट है, कृषि भूमि और शहरीय क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखाओं को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए बनाए गए नक्शा क्या कहलाते हैं? तो बताइए नक्शे क्या कहलाते हैं? स्थलाकृति मानचित्र, एटलस, भू विज्ञान विशेषज्ञ या भूकर मानचित्र? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके ओके बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसका आंसर है ना ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है बिल्कुल, क्या बात है भाई। भुक्कर मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के, देखिए भुक्कर मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चटपटी सतह पर खींचा गया मानचित्र है। कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरों की क्षेत्रीय विभाजन रेखा को सीमांकित करके भू संपत्ति का स्वामित्व दर्शाने के लिए भूकर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। लो भाई ये इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? बताओ कहाँ मिलती है? लास्ट क्वेश्चन है, तो कहाँ मिलती है? उड़ीसा के तट पर, है ना, ओलेटर पर, रामेश्वर पर या त्रिवेंद्रम पर? तो कहाँ पे मिलती है भाई भारत में प्रवाल भित्ति, है ना, जिसे कोरल रीफ्स कहते हैं भाई, रीफ। तो कहाँ मिलती है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी। लीजिए देखिए, प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानें, क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानें प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल कठोर संरचना वाले सिलिनेट्रा संघ के जीव है। इन प्रवालों के भीतर जूजेथिलिया नामक रंगीन शैवाल पाए जाते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां देखिए कहाँ पर है भाई? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, रामेश्वर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लीजिए भाई, इस प्रकार से हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी कंप्लीट। कल हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। किसको भाई? इंडियन ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी को, ठीक है भाई। इस प्रकार से 128 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए हैं। तो कल करेंगे भाई पूरी, दोनों, एक दिन वर्ल्ड होगी एक दिन इंडियन होगी। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच भाई आप सभी का, सभी को भाई गुड नाइट, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। प्रवीण जी, मोनिका जी और अमित जी भाई, थैंक यू सो मच भाई। देखिए आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना भाई। ओके, डाउट है? क्या डाउट है भाई? क्या हुआ बताइए, है ना भाई। चलिए ओके भाई, ठीक है भाई। चलिए बताइए अमित, नहीं तो फिर चलते हैं, है ना। वीडियो को फिर लाइक करना, शेयर करना, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, चल पर क्या है भाई? मैं समझी नहीं। ओके चलिए भाई, ठीक है भाई, चलिए फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी को, थैंक यू सो मच भाई।